नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे। मेरा नाम है दीपक मौर्य और इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सेंटर स्टेट रिलेशन यानी कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में। तो जैसा कि अभी तक हमने जाना है कि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके अलावा अपने और सारी चीज़ें को इम्पोर्टेंट चीज़ों को भी कवर कर ही लिया है। तो आज हम जब ये जान चुके हैं कि हमारे यहाँ सेंटर अलग होता है, स्टेट अलग होता है, उसके अलावा हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, लोअर हाउस होते हैं, अपर हाउस होते हैं, इन सब बेसिक सी चीज़ों को हम समझ चुके हैं। तो अब हम समझते हैं कि जो हमारे यहाँ दो तरह की गवर्नमेंट होती हैं, जैसे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि उनके बीच रिलेशन कैसा होता है, कैसे आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं। क्योंकि देखिए, हमने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारी राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकारों पे इल्ज़ाम लगाती हैं कि हाँ, हमें इस चीज़ को लेकर के इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा नहीं मिला, या कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स पे आरोप लगाती हैं कि हाँ, हमें इन्होंने मदद नहीं दिया, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से तब समझ पाएंगे जब आपको सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में पता होगा, उनके बीच की फंक्शनिंग होती कैसे है। जब ये सब चीज़ें पता होंगी तभी आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रेज़ किए जा सकते हैं। तो आज हम जानेंगे केंद्र राज्य और संबंध के बारे में। तो देखिए, जो सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन है उसको हम देखिए तीन तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, उसको समझने के लिए हमें जो जानना है वो जानना क्या पड़ेगा। अ, जो किसी भी राज्य और केंद्र सरकारों के बीच जो रिलेशन होता है, देखिए, पहला तो है इसके अंदर लेजिस्लेटिव रिलेशन यानी कि विधायी संबंध। अब ये क्या है, मतलब कि कानून बनाने से संबंधित रिलेशन। अभी पहले तीनों का नाम देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन यानी कि प्रशासनिक संबंध, और तीसरा है फाइनेंशियल रिलेशन यानी कि वित्तीय संबंध। देखिए, लेजिस्लेटिव रिलेशंस का मतलब हो गया कि विधायी संबंध यानी कि कानून को बनाने से संबंधित जो है आपस में संबंध, उसके बारे में। और देखिए, कोई भी लॉ बना दिया जाता है तो लॉ सिर्फ कानून बना करके ही ख़त्म नहीं हो जाता है। ये भी देखना होता है कि उस कानून को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, लागू कैसे होगा वो कानून, और आगे उसकी फर्दर प्रोसीडिंग क्या होगी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, मैनेजमेंट कैसा होगा, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो ये भी एक तरह का फंक्शन है जो हमें देखना है कि सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे मैनेज होता है। पहली चीज़ लॉ बनाने को लेकर, फिर दूसरा रिलेशन जो हमें देखना है वो कैसा है, लॉ को इम्प्लीमेंट कराने से लेकर उसको एग्जीक्यूट कराने के लेकर के क्या संबंध है वो हमें जानना है। और तीसरा फिर हमें देखना है फाइनेंशियल रिलेशन, यानी कि हमारे यहाँ बहुत सारे टैक्स लगते हैं, सरकार के पास रेवेन्यू जाता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो रेवेन्यू कैसे राज्य और सरकारों के बीच में, जो सरकार का पैसा है वो कैसे राज्य और सरकारों के बीच में कैसे बढ़ता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये उसका जो है वो फाइनेंशियल रिलेशन होता है। तो इन तीनों चीज़ों को ही हमें समझना है सेंट्रल स्टेट रिलेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में, और फिर उसके बाद हम अगली वीडियो में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फिर फाइनेंशियल रिलेशंस को नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर कर लेंगे। तो देखिए, लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी, जैसे टेरिटोरियल रिलेशन, मतलब ऐसे कानून जो जिनका क्षेत्र एरिया जो है वो कैसा है, मतलब सेंटर किन एरिया पे लॉ बनाएगा, या लॉ बनाएगा तो वो किस किस एरिया में लगेगा, फिर स्टेट बनाएगा तो किस किस एरिया में एप्लीकेबल होगा। तो यानी हमें पहली चीज़ देखनी है वो टेरिटरी देखनी है, एरिया देखनी है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन और सब्जेक्ट देखना है। दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है, सब्जेक्ट, यानी कैसे सब्जेक्ट हैं या कितने सब्जेक्ट हैं जिन पे सेंटर बनाएगा, या ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पे स्टेट लॉ बनाएगा। इन चीज़ों को देखना है। फिर हमें देखना है पार्लियामेंट्री लॉ इन स्टेट, यानी कि जो पार्लियामेंट है हमारे देश की, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो चलती है, यानी केंद्र सरकार, वो क्या कभी स्टेट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है या राज्यों में लॉ बना सकती है, इसका भी प्रोविज़न हमें देखना है। और फिर सेंटर का हमें कंट्रोल देखना है स्टेट पे, यानी राज्य सरकारें तो हैं, इंडिपेंडेंट तो हैं, लेकिन उसको कितना कंट्रोल कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, हमें ये भी देखना है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था, जब हमने पढ़े थे, हमने अपने फेडरल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, जब हम लोग ने उसके बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ एक तरह की सरकार होती है, संघीय सरकार है, यानी कि फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ। केंद्र सरकार भी होती है, राज्य सरकार भी होती है, लेकिन हमने देखा था कि हमारे यहाँ का सेंटर बहुत पावरफुल है, वो कई कई बार स्टेट के कामों में इंटरफेयर करता है। तो उन सब चीज़ों को भी हम जो है आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ लेजिस्लेटिव रिलेशन से। तो देखिए, लेजिस्लेटिव रिलेशन जो कि है आर्टिकल 245 से लेकर 255, विधायी संबंध के रूप में, जिनको हिंदी में विधायी संबंध कहते हैं, ये समझते हैं। तो पहले देखते हैं टेरिटोरियल रिलेशन, यानी कि क्षेत्र का विस्तार, विधान का क्षेत्रीय विस्तार। अब टेरिटरी का मतलब क्या होगा, क्षेत्र मतलब एरिया,
अब एरिया किस तरह से सेंटर और स्टेट के बीच में बटा हुआ है ये देखते हैं। देखिए आर्टिकल 245(1) के तहत पार्लियामेंट इज़ कम्पिटेंट ऑफ मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि जो पार्लियामेंट है हमारे देश की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो है वो लॉ बना सकती है किसके लिए, होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी जो पूरा भारत है उस भारत के किसी भी भाग के लिए पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है, या पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकती है, या इंडिया के किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए भी लॉ बना सकती है। यानी जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है, वो पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकती है। और द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ स्टेट, और जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर है यानी जो विधानसभा होती है, जो विधानमंडल होता है राज्य का, वो राज्य पूरे राज्य के लिए लॉ बना सकता है या राज्य के किसी कुछ हिस्से के लिए लॉ बना सकता है। तो देखिए पार्लियामेंट है वो पूरे इंडिया के लिए या इंडिया के कुछ पार्ट के लिए लॉ बनाती है, और स्टेट लेजिस्लेचर पूरे स्टेट के लिए या स्टेट के कुछ पार्ट के लिए लॉ बना सकती है। तो ये उनका एरिया है, ये उनका टेरिटोरियल रिलेशन है, उनका क्षेत्र जो है वो बटा हुआ है। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 245(2) के तहत लॉज मेड बाय पार्लियामेंट कैन हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट आउटसाइड ऑफ इंडियन टेरिटरी, यानी कि जो लॉ पार्लियामेंट बनाती है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट यानी इंडिया के बाहर भी जो है वो एप्लीकेबल हो सकते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के लॉ इंडिया के बाहर भी, आउटसाइड इंडियन टेरिटरी, वहाँ पर भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। लॉज ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो गवर्न द इंडियन सब्जेक्ट एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है वो इंडिया के बाहर भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं for certain union territories like Andaman and Nicobar, Lakshadweep and Dadar Nagar Haveli, regulation made by the president have the same force as the act of पार्लियामेंट। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं जो इंडिया में लॉ बनाने की पावर है वो किसके पास है, वो पार्लियामेंट के पास है। लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरीज जैसे कि अंडमान निकोबार हो गई या लक्षद्वीप वगैरह हो गई, दादर नागर हवेली हो गई, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो जो रेगुलेशंस लाएंगे, जो लॉ बनाने की बात करेंगे, वो उतने ही इम्पॉर्टेंट होंगे जितने कि पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट से लॉ बनते हैं जितनी पावर उनकी होती है उतनी ही पावर उस ऑर्डिनेंस या उस लॉ की होगी जो प्रेसिडेंट बनाएगा। यानी प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या दादर नगर हवेली में लॉ बना सकता है, यानी कि वैसे तो पार्लियामेंट लॉ बनाती है लेकिन इन एरिया के लिए प्रेसिडेंट भी लॉ बना सकते हैं, और इसकी भी पावर उतनी ही होगी जितनी पार्लियामेंट के बनाए गए लॉ से होती है। उसके बाद द एप्लीकेशन ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू एनी शेड्यूल्ड एरिया मे बी बार्ड और मॉडिफाइड बाय नोटिफिकेशन मेड बाय द गवर्नर, यानी कि जो पार्लियामेंट के एक्ट हैं, जो पार्लियामेंट ने जो भी एक्ट बनाए हैं वो पूरे इंडिया में लगते हैं। जैसे कि हमने देखा पार्लियामेंट के एक्ट जो है वो पूरे इंडिया में लगते हैं। तो मान लीजिए कोई एक्ट ऐसा बनाया गया एक्ट जो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, तो फिर जैसे कोई शेड्यूल्ड एरिया है, जनजातीय क्षेत्र है, तो ऐसे एरिया में जो गवर्नर है, वहाँ का जो स्टेट का गवर्नर है, वो ऐसे एरिया में, शेड्यूल्स एरिया में उस पार्लियामेंट के एक्ट को लगने से रोक सकता है। वो ऐसा कोई नोटिफिकेशन ला सकता है जिससे उस एक्ट को जो है वो वहाँ पर लागू होने से रोक सकता है। यानी गवर्नर के पास ये पावर है कि शेड्यूल्ड एरिया में पार्लियामेंट का जो लॉ है उसको अप्लाई होने से वो रोक सकता है कोई एक नोटिफिकेशन ला करके। फिर उसके बाद Governor of Assam may direct that any other act of parliament shall not apply to an autonomous district or tribal religion, यानी कि जो असम के गवर्नर हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं, वो निर्देश दे सकते हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट जो पार्लियामेंट का है शैल नॉट अप्लाई टू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और ट्राइबल रीजन, यानी कि जो ट्राइबल एरिया है, जो जनजाति एरिया है, उस एरिया में जो गवर्नर के आसाम है वो पार्लियामेंट के किसी भी लॉ को जो है वो अप्लाई होने से रोक सकते हैं जो ट्राइबल एरिया हैं वहाँ पर। सिमिलर पावर्स हैज़ बीन वेस्टेड विद प्रेसिडेंट रिगार्डिंग ट्राइबल रीजन इन द स्टेट ऑफ मेघालय, और में भी मेघालय को लेकर ये पावर जो किसके पास है, वो प्रेसिडेंट के पास है। मेघालय
त्रिपुरा और मिज़ोरम, इसको लेकर के ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। यानी कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है, वो लॉ अगर असम में है तो वहाँ के जो गवर्नर हैं वो किसी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में, किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में उसको अप्लाई होने से मना कर सकते हैं। और अगर मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम हो तो फिर वहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट जो है उसको अप्लाई होने से मना कर सकते हैं। अब देखते हैं, हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। अब अभी तो हम लोग ने एरिया देख लिया था कि किसका बनाया हुआ लॉ किस किस एरिया में एप्लीकेबल होता है और क्या एक्सेप्शन थे, क्या गवर्नर भी कुछ लॉ को रोक सकता है और जो प्रेसिडेंट हैं वो कहीं स्पेशल लॉ बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, यानी लॉ की। जो लॉ बनाया जाएगा किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे कौन लॉ बनाएगा, सेंटर बनाएगी, कहाँ कहाँ स्टेट बनाएगा। ये तो हमने जान लिया कि सेंटर लॉ बनाएगा पूरे इंडिया के लिए बना सकता है या इंडिया के किसी पार्ट के लिए बना सकता है। स्टेट लॉ बनाएगा तो स्टेट में बना सकता है या स्टेट के किसी पार्ट में बना सकता है। लेकिन ये सब्जेक्ट क्या होंगे अब वो समझते हैं। देखिए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7, उस शेड्यूल में जो सब्जेक्ट हैं वो बांटे गए हैं। तो वो 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर कौन लॉ बनाता है? वो सेंटर बनाता है। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन पर जो है वो राज्य है यानी कि स्टेट लॉ बनाता है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उस पर जो है वो स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉ बनाते हैं। आइए आप समझते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो देखिए, जो यूनियन लिस्ट है उस पर ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, इस पर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो इसमें कैसे सब्जेक्ट रखे गए हैं? सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, जो राष्ट्रीय हित की बात है, जो नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं वो इसके अंदर रखे गए हैं। जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग, मनी, फॉरेन अफेयर, इंश्योरेंस, सेंसस, कम्युनिकेशन, ये सारे सब्जेक्ट किसके पास हैं? ये सारे सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जैसे कि डिफेंस देख लीजिए, डिफेंस यानी रक्षा। तो अब देखिए आर्मी, तो आर्मी जो है वो सिर्फ एक होती है, इंडियन आर्मी। ऐसा नहीं कि हर स्टेट ने अपनी अपनी आर्मी बना रखी है, नहीं। ये सब्जेक्ट किसके पास है? सिर्फ सेंटर के पास है। तो इस पे लॉ कौन बनाएगा? इसको लेकर के सिर्फ जो पार्लियामेंट है वो लगा लॉ बना सकती है। अगर जो हमारी आर्मी है उसमें कुछ इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना हो या किसी भी चीज़ को चेंज करना हो तो उन सबको लेकर के जो लॉ कौन बना सकता है? पार्लियामेंट ही बना सकता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले काफ़ी डिमांड्स होती है, जैसे हमारे यहाँ आर्मी में जो रेजिमेंट्स होती हैं तो कास्ट को लेकर के बहुत सारी रेजिमेंट बनाने की मांग की जाती है। तो उसमें अगर अगर कभी चेंज करना होगा तो कौन कर सकता है? यूनियन गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो जब ये इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें 97 सब्जेक्ट होते थे, लेकिन आज की डेट में, प्रेजेंट डेट में, उसमें यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 100 सब्जेक्ट हैं। यानी 100 विषयों पे जो है वो केंद्र जो है वो कानून बनाएगा। फिर बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। तो स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिन पर जो है वो ओनली स्टेट कैन मेक लॉ, यानी कि सिर्फ राज्य ही उन पर लॉ बना सकता है। अब इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो रीजनल इंटरेस्ट के होते हैं, यानी क्षेत्रीय आधार पर, लोकल एरिया के। अब जैसे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना हो या हेल्थ की बात हो, पुलिस की बात हो, हाइजीन की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, तो इन सब को लेकर के जो लॉ बनाएगा, तो इन सब को लेकर के लॉ कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा। राज्य सरकार इन सब विषयों पर लॉ बनाएंगी। यानी स्वास्थ्य की हो गई, शिक्षा हो गई, सफाई हो गई, ये सब जो विषय हैं ये सब किसके विषय हैं? ये सब जो है जो राज्यों के विषय हैं। बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की। तो कॉन्करेंट लिस्ट में वो ऐसे वो सब्जेक्ट होते हैं जिन पर सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। लेकिन हाँ, अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे सेंटर ने भी लॉ बनाया और स्टेट ने भी लॉ बनाया, अगर इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई क्लैश होता है आपस में इस लॉ को लेकर के, कोई मतभेद होता है, तो सेंटर का ही लॉ जो है वो एप्लीकेबल माना जाता है। और हाँ, एक चीज़ और, स्टेट लिस्ट में इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 66 सब्जेक्ट थे, और लेकिन आज की डेट में स्टेट में सिर्फ 61 सब्जेक्ट जो हैं वो रह गए। तो देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि सेंटर के जो सब्जेक्ट थे वो अब बढ़ चुके हैं, और लेकिन इसके अपोजिट स्टेट के जो सब्जेक्ट हैं वो कम हो गए हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में देखते हैं सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि कॉमन इंटरेस्ट यानी कि ऐसा सब्जेक्ट जिसमें दोनों का ही, सेंटर का भी हो और स्टेट का भी इंटरेस्ट हो, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? ये कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। जैसे एजुकेशन की बात करें तो अगर हम बेसिक एजुकेशन की बात करें तो हाँ, स्टेट लेवल पे चल सकता है, लेकिन अगर हम एडवांस एजुकेशन की बात करते हैं तो फिर वहाँ पर हमें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना ज़रूरी है। आप
समझ पा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते जो अपने स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट्स में भी पढ़ने जाते हैं। और अभी भी मतलब सेंटर अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की, तो उसमें जो है वो सेंट्रलाइजेशन होना ज़रूरी है। इसलिए जो ये सब्जेक्ट हैं, ये सब कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं। तो इसलिए एजुकेशन में जैसे सब्जेक्ट हुआ, जैसे अगर, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में रखी गई, क्योंकि बेसिक एजुकेशन तो स्टेट कर सकता है, लेकिन एडवांस एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सेंटर का इंटरफेरेंस होना ज़रूरी है। तो इसलिए इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया, ताकि स्टेट भी लॉ बना सके और सेंटर भी लॉ बना सके। तो जब इनिशियली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1950 में, तो उस टाइम इसमें 47 सब्जेक्ट हुआ करते थे, और आज की डेट में इसमें 52 सब्जेक्ट हैं। तो देखिए, जब से हमने, अगर आप देखें 1950 से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और आज 2020 में देखा जाए, तो देखिए सेंटर की पावर बढ़ती ही नज़र आई है। यहाँ पर 97 सब्जेक्ट थे, लेकिन अब कितने हो गए, 100 हो गए। फिर स्टेट के सब्जेक्ट जो थे वो कम हो गए। फिर अगर हम देखें कॉन्करेंट लिस्ट की, तो इसमें भी सब्जेक्ट बढ़ गए, और कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट बढ़ने का मतलब है कि सेंटर की ही पावर बढ़ी, क्योंकि इसमें अगर कभी स्टेट भी लॉ बनाता है, सेंटर भी बनाता है। लेकिन अगर स्टेट और सेंटर में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो जीतेगा कौन? सेंटर बनेगा। तो यानी कि जो पावरफुल हुआ वो सेंटर ही हुआ। तो देख सकते हैं कि सेंटर के पास देखा जाए तो 100 और 152 लगभग सब्जेक्ट हैं सेंटर के हाथ में, जिन पर सेंटर लॉ बना सकता है। लेकिन स्टेट के पास सिर्फ और सिर्फ 61 है, क्योंकि यहाँ पर 52 सब्जेक्ट पे सेंटर, स्टेट जो है वो लॉ बनाएगा तो। लेकिन अगर कहीं सेंटर के साथ उसका मतभेद हो गया, तो सेंटर वाला ही जो है वो माना जाएगा, वो जीता जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेंटर ज़्यादा पावर हमें यहाँ पर दिख रहा है। फिर उसके बाद एक चीज़ और है जो सेंटर को पावरफुल बना देती है, अब वो क्या है? तो पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉस ऑन रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, अवशिष्ट सूची के सब्जेक्ट। अब ये अवशिष्ट सूची के सब्जेक्ट क्या क्या हैं? जैसे वो सब्जेक्ट नॉट इनुमरेटेड इन एनी ऑफ थ्री लिस्ट, यानी कि आर्टिकल 248 क्या कहता है कि वो सब्जेक्ट जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, यानी कि स्टेट लिस्ट में भी नहीं है, सेंट्रल लिस्ट में भी नहीं है, और कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं है, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट अगर सामने आ जाता है, तो उस सब्जेक्ट पे लॉ कौन बनाएगा? सेंटर ही उस पर सब्जेक्ट बनाएगा, पार्लियामेंट ही उस पर लॉ बनाएगा। तो ये एक और पावर है जो सेंटर को जो है वो ज़्यादा मजबूती देती है। अब उसके बाद देखते हैं क्या, पार्लियामेंट्री लॉ इन स्टेट, यानी कि राज्यों में। जैसे कि हमने देखा है स्टेट में लॉ कौन बनाता है? स्टेट्स बनाती हैं। लेकिन कभी कभी पार्लियामेंट्री लॉ जो है वो स्टेट में लॉ बना देती हैं, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान लगता है। तो देखिए कैसे, आर्टिकल 249 के तहत अगर बात नेशनल इंटरेस्ट की है, राष्ट्र के हित की बात है, और राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है 2/3 बहुमत के साथ, 2/3 ऑफ मेजोरिटी के साथ, यानी स्पेशल मेजोरिटी के साथ, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से अगर कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, कोई प्रस्ताव पास कर दिया जाता है राज्यसभा में, तो फिर क्या है, तो फिर जो वहाँ स्टेट में जो है वो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है, और ऐसे लॉ जो हैं वो 1 साल तक जो है वो वहाँ पर एप्लीकेबल हो सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर बात यह है कि सारे सब्जेक्ट नहीं, बल्कि वो सब्जेक्ट जो कि इस प्रस्ताव में, इस रेजोल्यूशन में लिखे गए होंगे, उन्हीं सब्जेक्ट पे जो है वो पार्लियामेंट जो है, यानी कि सेंटर जो है वो लॉ बनाएगा। यानी कि राज्यसभा में कोई प्रस्ताव पास कर दिया जाता है, कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, और उसमें लिखा होता है कि फला सब्जेक्ट पे या इन सब्जेक्ट पे जो है वो सेंटर को लॉ बनाना चाहिए। तो ऐसे समय में उन सब्जेक्ट पे लॉ कौन बनाता है? फिर पार्लियामेंट उन सब पे लॉ बना सकता है स्टेट के ही अंदर। फिर आर्टिकल 250 इसमें लगती है नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी में किसी भी तरह की कोई रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है, और ऐसे समय में क्या होता है, जो स्टेट लिस्ट होती है वो कॉन्करेंट लिस्ट बन जाती है। यानी कि जो स्टेट के लिस्ट होते हैं उस पर अब कौन लॉ बना सकता है? सेंटर भी लॉ बना सकता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, सेंटर भी लॉ बना सकता है, यानी कि स्टेट भी लॉ बनाएगा। यानी कि जो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर स्टेट भी लॉ बनाएगा, और वो सेंटर भी लॉ बनाएगा। लेकिन हाँ, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो जीतेगा कौन? सेंटर वाला ही जीतेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट बन जाते हैं, और ये ऐसे लॉ जो हैं वो नेशनल इमरजेंसी ख़त्म होने के 6 महीने बाद तक जो है वो एप्लीकेबल रहते हैं। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 252 के तहत, जब दो या दो से अधिक सब स्टेट जो हैं वो रिक्वेस्ट करें, यानी कि जो स्टेट्स होते हैं, जो राज्य होते हैं, कभी कभी अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिस पे वो लॉ नहीं बना सकते, तो दो या उससे ज़्यादा स्टेट, ध्यान दीजिएगा, एक अकेला स्टेट नहीं, दो या उससे ज़्यादा स्टेट जो हैं वो आपस में मिल करके अपने यहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर में, यानी कि राज्य विधानसभा में
कोई एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि हाँ इस पर जो है वो सेंटर लॉ बना सकता है, तो ऐसे समय में क्या होगा, फिर जो स्टेट है उसकी पावर हट जाएगी उस सब्जेक्ट पर से, और उस सब्जेक्ट पे लॉ कौन बना सकता है, सिर्फ उस सब्जेक्ट पे लॉ कौन बनाएगा, अब सेंटर ही उस पर लॉ बना सकता है। तो ऊपर हमने देखा था कि जब राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास होता है तब से पार्लियामेंट लॉ बनाती है, तो राज्यसभा में पास किया तो सारे स्टेट पे एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन जब दो या दो से अधिक स्टेट जो है रिक्वेस्ट करते हैं, तो जो जो जिन स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किया है उन स्टेट्स में जो पार्लियामेंट है वो सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। किन सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, तो जिनको इस रेजोल्यूशन में कहा गया है। और अगर पार्लियामेंट लॉ बना दिया तो फिर अब जो है सेंटर यानी कि स्टेट की पावर नहीं है कि उसको चेंज कर सके, ये पावर किसके पास है, सेंटर के ही पास है। तो दो या दो से जब अधिक जो राज्य होते हैं वो राज्य अपने राज्य विधानसभा में इस तरह का कोई रेजोल्यूशन पास कर दें, तो ऐसी सिचुएशन में सेंटर जो है वो स्टेट के लिए लॉ बना सकता है। फिर 250 के तहत टू गिव एन इफेक्ट टू एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, तो अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है तो उसको अप्लाई करने के लिए, तो पूरी तरीके से पावर जो है वो सेंटर के ही पास होती है, वहाँ पर स्टेट के पास किसी भी तरह की पावर नहीं होती है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को अप्लाई करने का काम सिर्फ सेंटर ही करता है। फिर आर्टिकल 356 के तहत हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट का जो रूल है वो अप्लाई होता है। तो जब प्रेसिडेंट का रूल अप्लाई हो जाता है तो उस समय भी जो किसी भी तरह की कोई रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती, और फिर स्टेट ही लॉ बनाता है सेंटर के भी, सॉरी, सेंटर ही लॉ बनाता है स्टेट के सब्जेक्ट पे। तो ऐसे लॉ जो हैं वो लिखा क्या है यहाँ पर, इफेक्टिवनेस ऑफ दीज लॉज इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। यानी कि हम मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो कहीं पर लगता है, मान लीजिए जुलाई में लगता है, और फिर वो चलता है कब तक, दिसंबर तक चलता है, दिसंबर तक चलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट रूल अगर बना दिया गया तो वो जुलाई से लगा और दिसंबर में जा कर के ख़त्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट रूल के दौरान अगर कोई भी लॉ बनाया गया है तो उसका प्रेसिडेंट रूल के ड्यूरेशन से कोई लेन देन नहीं है। जनवरी से बना और दिसंबर में प्रेसिडेंट रूल ख़त्म हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि दिसंबर में वो लॉ भी ख़त्म हो जाएगा। वो लॉ अब स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस लॉ को कंटिन्यू करना है या उसको छोड़ देना है, ये जो है अब वो स्टेट पे डिपेंड करता है। यानी कि नए प्रेसिडेंट रूल के दौरान जो लॉ है वो जो कौन है, वो सेंटर ही बनाएगा, पार्लियामेंट ही बनाएगा। लेकिन अब उसको ख़त्म करना है, जब जब हमारी नेशनल प्रेसिडेंट रूल जो है वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद उसको कंटिन्यू करना है या छोड़ देना है, फिर ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। अब वो उसको पार्लियामेंट जो है उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब एक पॉइंट और हमें देखना है लास्ट, वो क्या देखना है, सेंटर्स कंट्रोल ऑन स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य के विधानमंडल पे केंद्र का नियंत्रण। अभी हमने देखा था कि स्टेट के सब्जेक्ट पे जो सेंटर लॉ बना देता है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो सारा विधानमंडल स्टेट का ही है, लॉ जो है वो स्टेट ही बना रहा है, लेजिस्लेचर स्टेट का ही है, लेकिन उस पर उसको कंट्रोल किस तरह से सेंटर कर सकता है ये देखते हैं। तो गवर्नर में होल्ड सम बिल फॉर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो गवर्नर है वो किसी भी स्टेट का कोई बिल है, मान लीजिए स्टेट का बिल है वो पास किया गया, वो गवर्नर के पास आया। जिस तरीके से हम देखते हैं कि सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा पास करती हैं फिर जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, उसी तरह स्टेट में भी जब बिल पास हो जाता है तो वो गवर्नर के पास जाता है। तो गवर्नर जो है वो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के असेंट के लिए होल्ड कर सकता है, और प्रेसिडेंट के पास जो है इसके लिए वीटो पावर भी है। अब ये वीटो पावर क्या होती है, जब हम प्रेसिडेंट का जो वीट चैप्टर देखेंगे तो उसके अंदर हम आपको डिटेल में ये बताएंगे। तो ये एक तरह की स्पेशल पावर हो सकती है कि प्रेसिडेंट उसको पास ना करे या रोक करके रख सके, ये इन सब चीज़ों को हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो फिलहाल ये प्रेसिडेंट की एक एक्स्ट्रा पावर होती है जिसके तहत वो उसको रोक सकता है। तो यानी कि गवर्नर जो है, अब देखिए स्टेट का मामला है, पूरी तरीके से राज्य ने सब कुछ पास कर दिया, लेकिन गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, अब ये सेंटर के हाथ में आ गया। तो ये एक तरह का इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, सम बिल्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन स्टेट लेजिस्लेचर विद प्रू अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि जो कुछ बिल होते हैं वो ऐसे होते हैं, स्टेट लिस्ट के ही सब्जेक्ट होते हैं, वो ये बात ध्यान दीजिएगा, कुछ बिल होते हैं वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर ही होते हैं, लेकिन जब उनको हम स्टेट के लेजिस्लेचर में यानी कि राज्य की विधानसभा में ले जाते हैं तो उसके पहले हमें प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, जो राष्ट्रपति होता है उससे अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो ये भी यहाँ पर भी आपको एक तरह का इंटरफेरेंस देखने को मिल जाता है राज्यों के विधानमंडल पर, ये भी एक तरह का केंद्र का नियंत्रण होता है। फिर उसके बाद, प्रेसिडेंट में डायरेक्ट टू होल्ड अ मनी बिल और फाइनेंस बिल ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, और जब कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी हो लगी हो तो ऐसे समय में जो प्रेसिडेंट हैं वो किसी भी मनी बिल को या फाइनेंस बिल को जो रोकने के भी आदेश दे सकते हैं, वो चाहे स्टेट का ही क्यों ना
हो। तो इन सब तरीकों से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है स्टेट इन सब पे लॉ बनाने के लिए, लेकिन फिर भी सेंटर का उस पे हमें कंट्रोल पूरी तरीके से दिख रहा है, उसकी उसमें पावर नज़र आ रही है। हो सकता है वो उनको किसी न किसी तरीके से रोक ले, इन तरीक़ों से उसको रोक सकता है। तो ये सारा जो हमने देखा आज के डेट में, हमने देखा आज के इस वीडियो में कि सेंटर और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशन किस तरह से होते हैं, किस किस तरह से कानून जो है वो सेंटर और स्टेट में बनता है, कैसे उनमें इंटरफेरेंस होता है, ये सारी चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में देखी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में फिर भी आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है, कुछ डाउट रहा है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन जो हैं वो मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।